बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन मैनेजमेंट हमारा कोर्स है। मोहम्मद अशर, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और एमबीए के हम स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट हमने सेशन किया था, उसके अंदर कुछ कंटेंट्स, कुछ पॉइंट्स हमने कन्फ्लिक्ट से रिलेवेंट डिस्कस किए। उसमें कन्फ्लिक्ट को रिकग्नाइज करना और उसके एनालिसिस से रिलेवेंट डिस्कशन थी कि डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू रिकग्नाइज कन्फ्लिक्ट। और हमने ये बात उस यूनिट के अंदर डिस्कस की कि मोर ऑफन ऐसा ही होता है कि कन्फ्लिक्ट दो पर्सन्स के दरमियान होता है, लेकिन उन दोनों को अवेयर नहीं होता, उन दोनों को उस कन्फ्लिक्ट के बारे में कम्प्लीटली आइडिया नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम है, ये कन्फ्लिक्ट है। तो डेफिनेटली जब आप लेट कर देते हैं उसको, कन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर जाता है, तो उसको हैंडल करना, उसको डील करना, रिजॉल्व करना वो टफ हो जाता है। तो उस यूनिट के अंदर यही टॉपिक था कि आपको एज सुन एज पॉसिबल इसको रिकग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, रीज़न क्या है, और देन आपको उसको रिजॉल्व करना है। उस लास्ट हमारे सेशन से रेलेवेंट अगर किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट है, आप लोग कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई शेयर करना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप लोग फर्स्ट यूनिट से रेलेवेंट कोई भी बात कर लें, तो हम देन सेकंड यूनिट उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके तो डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी तरह की शेयरिंग है वो आप लोग कर लें, ताकि हम नेक्स्ट मूव ऑन करें। ये इंडिविजुअली मैं सबको अप्रिशिएट करूँगा और इस चीज़ में हाईली एक्नॉलेज करूँगा कि आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन को शो करें। और हमारे जो फर्स्ट यूनिट था उससे रेलिवेंट या जनरली कन्फ्लिक्ट से रेलिवेंट माइंड में कोई पॉइंट है, कोई बात है, उसको शेयर कर लें, हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, मैं इंडिविजुअली आपको बल्कि इसके लिए कॉल करता हूँ और आप लोग उसमें यू कैन से कि फोर्सफुली शामिल होने के लिए आपको मैं फोर्स करूँगा। ये हमारी एक पार्टिसिपेंट है अक्सा अरशद। अक्सा आप बेटा अपना माइक ओपन करें। नो सर, मैंने इसको रीड आउट किया था, मुझे क्लियर है ये सारा। ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ा सा इसके रेलेवेंट पर शेयर करें। कन्फ्लिक्ट को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना क्यों काउंटर करते हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा वीकेंड से कि फोकस कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट से रेलेवेंट एक कोर्स है, क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीकेशन है, थोड़ा सा इससे रेलेवेंट शेयर करें। सर जाहिर है अगर दो लोगों में कंफ्लिक्ट होगा तो वहाँ पे काम किसी सूरत नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन में काम को स्मूथली चलाने के लिए जरूरत है कि उससे कंफ्लिक्ट्स को खत्म किया जाए। जब कंफ्लिक्ट्स होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। अगर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी तो फिर उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये सारा काम होगा खराब होगा। डेफिनेटली जो कन्फ्लिक्ट है वो लोगों के दरमियान उसके आने से परफॉर्मेंस हर्ट होती है, और जहाँ पे लोग हों उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने के लिए कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना रिक्वायर्ड है। थैंक यू। हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट है असना किलानी जी। असना, यस सर। सर एक्चुअली मैंने आपका टाइप्स ऑफ लास्ट रेलेवेंट लेक्चर लिया नहीं था। पढ़ा है आपने लास्ट उसको कि लेक्चर पढ़ा भी नहीं है? नहीं सर, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। आपने उसको गो थ्रू कर लेना था, उसको पढ़ लेना था, उसको पढ़ लीजिएगा फिर नेक्स्ट टाइम। यस सर, ओके। ओके, फातिमा यासीन है जी हमारे साथ। फातिमा आप अपना माइक ओपन करें। जी सर। फातिमा, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के रेलेवेंट हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उससे रेलेवेंट कोई एक दो बात आप कर सकें। सर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में सर सर्कमस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। सर्कमस्टेंशियल में ये है कि जो हम लोगों को इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलती है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर बेस करता है। और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में ये होता है कि हम लोग जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है। इस वजह से वहां पे हमारे जो है वो इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, फिर हम लोग उसमें ट्रेड ऑफ करते हैं। और एग्जैक्टली, जो है क्योंकि हम रिलेशन दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं और हम अपने अपने इंटरेस्ट क्योर करने में दूसरे पर्सन के साथ
क्लैश होता है तो उसमें ट्रेड ऑफ है, कॉम्प्रोमाइजेज हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए अगर वो मुझे मिल रही है तो उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ट्रेड ऑफ यही है, कुछ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, कुछ सेकंड पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करे, वी कॉल दैट ट्रेड ऑफ। उस्मान खालिद हैं जी हमारे साथ। उस्मान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं। अच्छा उस्मान, हमने कुछ सजेशंस थी उस यूनिट के एंड पे कि जब आप किसी से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने से रिलेवेंट डिस्कशन कर रहे हैं एंड आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सजेशंस थी कि बात कैसे करनी चाहिए, उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से फिक्रे यूज करने चाहिए, और क्या उसके अंदर कुछ सजेशंस थी, आप अगर हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो सर हमारी सबसे पहले आपने मतलब बताया था कि दूसरे की बात को गौर से सुने। मतलब आप ये शो नहीं होना चाहिए कि आप उसकी बात को गौर से नहीं सुन रहे या उसकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी जो भी वो बात कर रहा है उसके दरमियान में बात ना करें, उसकी बात को पहले पूरा सुन लें और उसके बाद अपना आंसर करें। तीसरी सजेशन ये थी कि उसके अंदर मतलब टॉन्ट वाले वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करने, लाइक तुम, या जिससे उसकी ईगो हर्ट हो। आपने मतलब वर्ड ऐसे यूज करने हैं कि उसको उसकी सेल्फ स्टीम मतलब जो है या उसकी ईगो को हर्ट नहीं करने चाहिए वो वर्ड, ताकि उसको ये ना लगे कि आप उसको पिंच कर रहे हैं या उसको डिग्रेड कर रहे हैं। ओके राइट जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसी कुछ सजेशंस थी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे उस्मान ने कहा जी, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ऐसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो नेक्स्ट पर्सन का सुनना, उसको सुनेंगे, वो कुछ चीज़ें क्लियर आउट कर सकेगा, देन ही वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके जी, गुड। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा जो सेकेंड यूनिट है दैट इज अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक्स समझ ली हैं कन्फ्लिक्ट के बारे में। अब हम उसको मैनेज करने से रेलेवेंट कुछ मेथड्स पे बात करेंगे इस यूनिट के अंदर। मैंने आपके साथ 2 बुक्स शेयर की हैं, ये वाला टॉपिक इसमें पढ़ने के बाद हम वो दूसरी बुक जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और कन्फ्लिक्ट से रेलेवेंट कुछ बेसिक्स उसमें भी हमने पढ़नी है। इस यूनिट के अंदर हमारी आज जो मेजर डिस्कशन है वो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने से रेलेवेंट है। वो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में पावर का यूज़ है, पावर के सोर्सेज हैं, उन पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये स्टार्ट पे जी फर्स्ट पॉइंट में एक स्टोरी है, एक केस है। जैसे हमारे फर्स्ट यूनिट में भी वो टॉपिक्स को कवर करने से पहले एक स्टोरी शेयर करते हैं और उससे हमें वो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करते हैं। सेकेंड पॉइंट आ रहा है जी, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यस, ट्रेडिशनल अप्रोच है क्या ऑर्गेनाइजेशंस कन्फ्लिक्ट्स को कैसे लेती हैं? कन्फ्लिक्ट इटसेल्फ एक नेगेटिव टर्म है और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट का अकर होना, कहीं पे कन्फ्लिक्ट का आना इतना एडमायर नहीं किया जाता, इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता, या यू कैन से कि इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया जाता कि कन्फ्लिक्ट हो। ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ये है कि जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है वो उस कन्फ्लिक्ट को इग्नोर करने की ट्राई करते हैं कि इग्नोर करें सिचुएशन को और उससे वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। ये केस जो सा है, ये सिनेरियो जो है, ये अप्रोच जो है वो सर्टेन टाइम्स पे कुछ ओकेजन्स पे आपको बेनिफिट देती है जहाँ पे इग्नोर करने से कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। मोस्ट केसेस में यू हैव टू एक्टिवली डील विद द कन्फ्लिक्ट। So in traditional business management literature, little attention is given to the phenomena of conflict. Conflict are viewed for the most part either as conflicts of objectives between the fundamentally divergent interest of employer and employee. एक ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फ्लिक्ट की ये है कि कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है या कन्फ्लिक्ट मस्ट होगा। फंडामेंटली कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय।
इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन है जो उस बिजनेस को ऑन कर रहे हैं, दूसरे वो हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ऑनर का इंटरेस्ट डेफिनेटली ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और उसका रिवॉर्ड उसको प्रॉफिट की सेंस में ऑनर को मिले, और इन रिटर्न वो उनको जो पे करता है उसकी ये ट्राई होती है कि मैं इनको पे कम करूं ताकि मेरे जो प्रॉफिट हैं वो इन्हांस हो सके। ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट एम्प्लॉयर से डिफरेंट है। एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसको बेटर सैलरीज मिले, उसको ज़्यादा काम भी ना करना पड़े। ऑब्वियसली अगर उसको ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है, ज़्यादा काम दिया जाता है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है, तो एम्प्लॉय इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता है। तो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है कि एम्प्लॉय एक मिनट भी 8 to 5 फ्री ना बैठे, उसको मैं पे कर रहा हूँ तो वो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करे, मुझे प्रॉफिट पहुँचाए, कंपनी को प्रॉफिट कमा के दे और मैं उसको सैलरी पे करूँ। तो ये दोनों के ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव और है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव और है। इनके दरमियान एक फंडामेंटल क्लैश है इंटरेस्ट का, वो कभी भी एक नहीं हो सकता। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसी को रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट के अंदर फिर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और थेरीज यूज करते हैं जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को डाइवर्जेंट की बजाय यू कैन से कि सिमेट्री उनके दरमियान क्रिएट कर ली जाती है, उनके इंटरेस्ट को कंबाइन कर दिया जाता है, उनके इंटरेस्ट को डिफरेंट नहीं रहने दिया जाता बल्कि उनके इंटरेस्ट को कंबाइन कर दिया जाता है। कोई आइडिया आप लोगों के पास है कि कैसे हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को कंबाइन कर सकते हैं? जो भी हमने स्टार्ट पे बात की कि उनके इंटरेस्ट में क्लैश है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट कंबाइन हो जाएं? जी स्टूडेंट्स, आप में से कोई इसमें फीडबैक दे सके कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे ये क्लैश एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाए, उनके इंटरेस्ट एक हो जाए। जी सर, जब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दे, उसको एकोमोडेशंस दे, कि मतलब उसके इंटरेस्ट में भी सोचे, सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट में ना सोचे कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है, तो फिर जाहिर सी बात है एम्प्लॉय भी जो है वो ये सोचेगा कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए इतना सोच रहा है तो मैं भी अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करूँ, कि मतलब वो उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए सोचे तो ज्यादा बेनिफिट जो है कंपनी को होगा। राइट, फातिमा यासी ने कहा जी उनके इंटरेस्ट को हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। जी और कोई? सर इसके अलावा हम उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, अगर कोई भी हमने डिसीजन लेना है अपने टास्क से रिलेटेड तो हम उनको इन्वॉल्व करें, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट से उनको अपनी इम्पोर्टेंस का भी अंदाजा होगा, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। एग्जैक्टली, फातिमा हबीब कह रही हैं जी उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके आप उनको ये यू कैन से कि एक्सपोजर दे सकते हैं, उनको ये इमेज दे सकते हैं, ये परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं कि उनकी भी वैल्यू है और उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करने से जो हमारे दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है। हम जी रिवॉर्ड्स के थ्रू इसको पॉसिबल करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को कंबाइन करें। हम रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज में डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हैं, गेन शेयरिंग प्लान्स हैं। ये जो रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज हैं, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और गेन शेयरिंग प्लान्स, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉफिट का एक परसेंटेज असाइन कर देते हैं कि लाइक अगर हमें जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% प्रॉफिट या 10% प्रॉफिट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। अब वो जो एम्प्लॉयज़ की फीलिंग थी कि अगर हम काम करते हैं तो प्रॉफिट तो ऑनर का है, हमारा नहीं है, उनकी उस फीलिंग को चेंज किया जा सकता है कि यार अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो वो मुझे भी हो रहा है, मुझे भी उसमें शेयर मिल रहा है, मुझे भी उसमें पार्ट मिल रहा है। वो उनके इंटरेस्ट क्लैश की बजाय कंबाइन होती है। गेन शेयरिंग बोलते हैं जहाँ पे प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस होता है। कोई बता सकता है जी प्रॉफिट में और गेन में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और गेन शेयरिंग प्लान का कोई डिफरेंस आइडिया है किसी स्टूडेंट को? ओके,
प्रॉफिट होता है जो आपके ऑर्डिनरी रूटीन के एक्टिविटीज से अर्न किया जाता है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। लाइक एक बिजनेस का काम है, जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसमें भी डील कर रही है, उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना और उनको सेल आउट करना। प्रोडक्ट्स बना के बेचने में जो उनको इजाफा मिल रहा है, जो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, जो उनको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस में डिफरेंस बच रहा है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी जो उस बिजनेस की रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा मिल जाना जो उसके ऑपरेशंस में से नहीं हुआ, उसको हम गेन बोलते हैं उस कंपनी का, अकाउंटिंग टर्म्स में या मैनेजमेंट की टर्म्स में। लाइक उस कंपनी ने एक जगह ली थी कि मैंने यहाँ पे एक प्लांट बनाना है या आउटलेट बनानी है। 3 साल पहले अपनी आउटलेट बनाने के लिए उन्होंने एक शॉप के लिए, आउटलेट के लिए, शोरूम के लिए जगह ली। तो 3 साल के अंदर उस आउटलेट को ना बना सके, किसी भी वजह से जगह ले ली लेकिन आउटलेट डेवलप नहीं की। वो उन्होंने जगह बाय की थी सपोज 10 मिलियन की। 3 इयर्स आफ्टर उन्होंने कहा यार हमने तो आउटलेट नहीं बनानी, नहीं बना सकते, हम यहाँ से अपने सप्लायर्स को ही प्रोवाइड करेंगे, अपनी आउटलेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो जगह सेल आउट कर दी। वो जगह जो 10 मिलियन की ली थी, आफ्टर 3 इयर्स वो 12 मिलियन की सेल हुई। अब ये 2 मिलियन का जो फ़ायदा है ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में से नहीं कमाया। ये 2 मिलियन का जो फ़ायदा है हम इसको गेन बोलते हैं। इसी तरह कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या कुछ इस तरह का फ़ायदा मिल जाए, उसको हम गेन बोलते हैं। गेन शेयरिंग प्लान्स में मैनेजमेंट ये करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है ये हमारी रूटीन की कॉस्ट है। सपोज हम 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट बना रहे हैं और 120 की सेल आउट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया ऐसा है या आप कुछ ऐसी एफर्ट करते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट 100 की बजाय 98 की हमें पड़ जाए, 99 की पड़ जाए, 97 की कॉस्ट कर दे, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 रुपी, 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ फ़ायदा मिलेगा वो आपकी वजह से होगा। वो हमारा रूटीन का प्रॉफिट नहीं बल्कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो गेन है। तो वो गेन सिर्फ हमें कंपनी को नहीं जाएगा बल्कि उस गेन में आपका भी शेयर होगा। 50% शेयर या 25% शेयर या 30% शेयर एम्प्लॉय को दे देते हैं कि भाई ये हमारी रूटीन की कॉस्ट है और रूटीन का प्रॉफिट है, कुछ ऐसा करें जिससे हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जितना ज़्यादा होगा उसमें 70-30 रेशो तय कर लें, 80-20 कर लें, 60-40 कर लें कि आपकी वजह से हो रहा है तो ये 40% आपका है, 60% कंपनी का है। सो इस तरह के प्लान्स, गेन शेयरिंग प्लान्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज के थ्रू, डिसीजन मेकिंग के थ्रू और एक्टिविटीज़ के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के बराबर ला सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को डिफरेंट ना समझें। ये ट्राई है, ये कोशिश है, लेकिन एक फंडामेंटल अप्रोच है कि कभी भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर एक नहीं हो सकते। एम्प्लॉयज़ के फिर भी अपने इंटरेस्ट हैं और एम्प्लॉयर्स के हैं। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। सेकेंड पॉइंट है जिसमें एज डिस्टर्बेंसेस टू द रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंफ्लिक्ट को नॉर्मली इस एंगल से देखा जाता है कि कंफ्लिक्ट आने से आपके प्रोडक्शन ऑफ वर्क को, रेगुलर जो आपका वर्क है उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो इट मींस कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए और मैक्सिमम ट्राई करें कि कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए या उसको आने से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच की हम बात करें कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस इस एंगल से देखती हैं कॉन्फ्लिक्ट को। द थर्ड वन इज एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर स्ट्रगल्स एंड माइक्रो पॉलिटिक्स। That conflict is viewed as manifestation of power struggles, कि conflict power struggles की वजह से होता है, politics की वजह से होता है। Politics in organizations means कि आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करते हैं, अपनी पावर को यूज करते हैं अपने आप को फायदा देने के लिए। वी कॉल दैट पॉलिटिक्स। तो कहते हैं कन्फ्लिक्ट को इस एंगल से देखा जाता है कि कन्फ्लिक्ट लोगों में तब आता है जब आप कोई पावर स्ट्रगल करेंगे, जब आप पावर गेन करना चाह रहे हैं, जब आप कोई पोजीशन
के अंदर दूसरों से बेटर यू कैन से सिक्योर करना चाह रहे हैं, या इन अदर सेंस आप जो सा है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आएगा। ये 3 ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं या व्यूज़ हैं कन्फ्लिक्ट के बारे में इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। They are therefore not considered in the rational planning and governance process. Conflicts are seen as harmful sources of instability to be eliminated as quickly as possible in order to maintain normal business operations. तो जैसे पहले बात की कि जब इसको इतना ही नेगेटिव ट्रीट किया जाता है तो ट्राई ये की जाती है कि टू बी एलिमिनेटेड एज क्विकली एज पॉसिबल, ताकि आपके नॉर्मल जो ऑपरेशंस हैं वो चलते रहें। जो फर्स्ट पॉइंट था जी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान कन्फ्लिक्ट एज ऑपोजिशन, ये सारी डिस्कशन है उससे रेलेवेंट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि एम्प्लॉयर्स के अपने इंटरेस्ट हैं और एम्प्लॉयज़ के अपने इंटरेस्ट हैं। The impetus of elimination of mass poverty ensued and average income level rose. On the other, a new social disparity came into being. Employers प्रॉफिट अर्न करके अमीर से अमीर हो रहे हैं और लेबर एम्प्लॉयज वर्कर्स उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं। इस वजह से भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक यू कैन से डिफरेंस आ गया। कैपिटल और लेबर के दरमियान, हम सरमायादार और जो हमारे वर्कर्स हैं उनके दरमियान हेल ऑफ डिफरेंस देखते हैं। जो एम्प्लॉयर है, सरमायादार है, ऑनर है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो कौन सी गाड़ियों में आ रहा है। वर्कर्स इतना पढ़ के सारा कुछ करके एफर्ट्स करके सारे टास्क वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो हार्डली अपने जो एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, उनको मीट कर पाते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा नेचुरली जो सा है वो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाता है कि अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ, यार मैं 8 से 5 फुल मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो मेरा ऑनर है वो 12 बजे 1 बजे घर से उठ के आता है, वो इतनी बड़ी गाड़ी में आता है, घंटा 2 घंटा बैठता है, उसको तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है, काम कैसे चल रहा है। उसको तो आज तक ये नहीं पता होगा कि कपड़े की क्वालिटी क्या होती है, कपड़े की यू कैन से कि डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। सारा कुछ मुझे पता है, हर चीज़ की टेक्निकलिटी मेरे पास है, लेकिन सारा अर्न वो कर रहा है। इस तरह के व्यूज से एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होने से कन्फ्लिक्ट वो अराइज हो जाता है वर्कर्स का, लेबर का, अपने कैपिटलिस्ट या ऑनर के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ। और इसी चीज़ से कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी आती है, लोगों को बेनिफिट्स में डिफरेंस होते हैं। जो रिच पर्सन हैं वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं और जो वर्कर क्लास है वो प्रमोट नहीं हो सकती है। This prompted the working classes to join together in अच्छा जी, इससे होता क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को वीकर फील करते हैं और वर्किंग क्लासेस को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने फिर काउंटर स्ट्रेटजी क्या डेवलप की, वो एक दूसरे के साथ मिल के। डेफिनेटली एक कंपनी के अंदर ऑनर जो है उसकी वैल्यू और वर्कर की वैल्यू कभी भी एक नहीं हो सकती। मैं वर्कर हूँ, सपोज वो ऑनर जब चाहे मुझे निकाल सकता है। वो अगर मेरे साथ मुझे ज्यादा काम दे रहा है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा काम है, मुझे इसकी पे कम है, तो वो कहता है करना है करो, नहीं करना तुम जा सकते हो। वर्कर्स के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है जिनसे वो अपनी बात मनवा सकें, जिनसे वर्कर्स बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में आ सके एम्प्लॉयर के साथ। इसका सलूशन ये निकाला कि फिर वर्कर्स आपस में इकट्ठे हो गए, वो मिल गए, उन्होंने एसोसिएशंस बना ली, उन्होंने यूनियंस बना ली, ट्रेड यूनियंस बना ली, लेबर यूनियंस बना ली। अब अगर किसी एक वर्कर के साथ कोई अनफेयर ट्रीट करता है, इनइक्वालिटी होती है, तो वो वर्कर अकेला नहीं बल्कि सारे मिलके कहते हैं हमने काम बंद कर देना है अगर आपने ये बात ना मानी तो अब एम्प्लॉयर पे बेटर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अब एक वर्कर नहीं छोड़ के जाएगा, एक जाता है तो उसको रखना आसान है।
अगर सारे ही छोड़ के चले जाते हैं, सारे वर्कर्स को रिप्लेस करना एम्प्लॉयर के लिए इतना इजी नहीं है। ये जो है वो काउंटर स्ट्रेटजी वर्कर्स ने अपनाई एम्प्लॉयर्स के साथ बेटर बार्गेन करने के लिए। The main demands of the workers were same in almost every country. Legislative regulation of working hours almost all over the world यही demands हैं workers की कि जो working hours की regulation है legal उसके जो laws हैं उनको follow किया जाए कि पाकिस्तान में legal working hours हैं suppose 40 hours a week और उनका rate है minimum labor rate है 17,500 तो ये working hours और इसको follow किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से कोई भी ऐसा नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या कर रही हैं वो वर्कर्स को पे भी कम कर रही हैं 15,000 पर मंथ 14,000 पर मंथ और काम भी 8 आवर्स अ डे नहीं बल्कि 12 आवर्स अ डे की शिफ्ट में उनसे काम लिया जाता है। तो वर्कर्स की यही डिमांड है कि जो लीगल लॉज हैं जो लॉज हैं कंट्री के वर्किंग आवर्स के बारे में और पे के आपकी सैलरीज के बारे में वेजेस के बारे में उनको फॉलो किया जाए। सेकंड, restriction of female and child labor as well as night work, granting of the right to strike and the right to freedom of association। labor laws अगर आपने लॉज बिजनेस लॉ पढ़े हैं उनमें लेबर लॉज पढ़े हैं तो लेबर लॉज में लेबर को ये राइट है कि वो किसी भी जायज़ डिमांड के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं और ड्यूरिंग स्ट्राइक एम्प्लॉयर उनको कंपनी से निकाल नहीं सकता। ये लेबर लॉज हैं। लेबर कोर्ट स्पेसिफिकली हैं जो लेबर के इश्यूज को डील करती हैं। उनमें यही है कि अगर वर्कर्स को कोई एम्प्लॉयर से शिकायत है और उन्होंने स्ट्राइक कर दी, काम बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दी, तो वो एम्प्लॉयर उनको निकाल नहीं सकता जॉब से उस स्ट्राइक के दौरान, ना उनको रिप्लेस करेगा। ये उनका लीगल राइट है। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि वो जिसके साथ चाहे यूनियन बना सकते हैं, मिल सकते हैं। क्रिएशन ऑफ अ लीगली रिकग्नाइज्ड बॉडी टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, वो अपनी लीगली रिकग्नाइज्ड बॉडी जो यूनियंस होती हैं आमतौर पर ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस वो क्रिएट कर सकते हैं। अब एक जो एम्प्लॉयर है उसको यूनियंस एक थ्रेट होती हैं कि जहाँ पे यूनियन बन जाएगी वहाँ पे लेबर स्ट्रांग हो जाएगी, वहाँ पे आप अपनी बात आसानी से नहीं मनवा सकेंगे। तो अक्सर कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयर इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई हमारी कंपनी में काम करना है तो कोई यूनियन नहीं बनेगी, यूनियन नहीं बना सकते, जबकि ये एक लीगल राइट है कि यूनियंस एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स चाहें तो वो क्रिएट कर सकते हैं। यही कहते हैं उनकी डिमांड है कि वो अपनी एक लीगल रिकग्नाइज्ड बॉडी क्रिएट कर सकें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू फ्री जनरल एंड सीक्रेट वोटिंग, और वोटिंग इसी अपने लीडर को चूज करने के लिए हम इसको जो सा है वो ऑफिस बेरर भी बोलते हैं कि जो लेबर यूनियन का ऑफिस बेरर होगा, जो लीडर होगा, उसको अपनी मर्जी से फ्रीली सीक्रेट वे में वोट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने यूनियन तो बना ली लेकिन उस यूनियन में पर्सन नॉमिनेट कर दिया एम्प्लॉयर ने और उसने कहा जी इसी को वोट देना है, किसी और को नहीं देना, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ जनरल डिमांड्स हैं लेबर की, वर्कर्स की, जो एम्प्लॉयर से होती हैं। सारी डिस्कशन इसका जो अगर हम सम अप करें तो वो यही है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है, वो एम्प्लॉयज़ को अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने होते हैं, एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट अपने होते हैं, वो उससे डिफरेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, आजकल जो सा है वो इंडस्ट्रीज में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं और इन्हीं ट्रेड यूनियंस के थ्रू इनको रिजॉल्व किया जाता है। वो डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर द सिस्टम नाउन एज सोशल पार्टनरशिप हैज़ इवॉल्व्ड which has made a significant contribution to social unity and economic prosperity। ऑस्ट्रिया के अंदर एक सिस्टम बना लिया उन्होंने जी सोशल पार्टनरशिप का,
जिससे जो भी इंडस्ट्री में कन्फ्लिक्ट आएगा वो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये जो सा है इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है कि सेंट्रल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दी, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक चैम्बर्स और ऑस्ट्रियन चैम्बर ऑफ लेबर एंड द प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन चैम्बर्स। ये एम्प्लॉयज़ के और वर्कर्स के और एम्प्लॉयर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। यूरोप के अंदर जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर बोलते हैं हम इसको। वो नॉर्मली कोर्ट्स को या दूसरी चीज़ में जाने की बजाय ये प्रेफर करते हैं कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आता है वर्कर और एम्प्लॉयर्स के दरमियान, तो किसी न्यूट्रल थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाए, उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, वो दोनों अपना फैसला लेकर उसके पास चले जाएं, वो उनको बात सुन के जो भी फैसला सुनाए वो दोनों पार्टीज को कबूल हो। ये यूरोप के अंदर आर्बिट्रेटर हम बोलते हैं उस सालिसी को, जो दो लोगों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करता है, उनके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। इसी से रेलेवेंट जी कन्फ्लिक्ट एज डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मशीन, जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था कि दूसरा पॉइंट ये कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फ्लिक्ट की ये है कि कन्फ्लिक्ट एक डिस्ट्रप्टिव फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल मशीन को, उसकी प्रॉपर वर्किंग को, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। कन्फ्लिक्ट आने से आपके जो स्मूथ ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, आपकी प्रोडक्शन ख़राब होती है। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में वो एग्जांपल थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं। This model is characterized by two fundamental classification criteria, the organizational structure and the operational organization. तो आपके जो operations हैं वो इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से relevant। ये हमारे फर्स्ट जो सा है वो दो पॉइंट ऑफ व्यूज हमने डिस्कस किए हैं कन्फ्लिक्ट की ट्रेडिशनल अप्रोच से रेलेवेंट। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप पे था, दूसरा इस बारे में है कि कन्फ्लिक्ट आने से आपकी जो फ्लो है, स्मूथ फ्लो ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ वो ख़राब होती हैं, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जो मशीन है उसके अंदर रुकावट आती है, इसलिए कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करना चाहिए। ये दो पॉइंट्स पढ़े, अब आगे हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने से रेलेवेंट उसके ट्रेडिशनल मेथड्स उन पे और पावर पे बात करते हैं। 40 मिनट्स का हमारा ये सेशन का टाइम होता है, तो 4 मिनट से लेस रह गए हैं। मैं मीटिंग को एंड करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, काइंडली जल्दी से आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है, फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।